दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मेरे पास ऐसा जादुई सिक्का है जो जिसके पास होता है उसकी किस्मत बदल देता है और वो करोड़ों में खेलता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये एक सिक्का तुम्हारे पास ही नहीं है, भारत में लगभग 28 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस सिक्के को अपने पास रखते हैं। तब इन दोनों की बात एक तीसरा व्यक्ति होता है जो बड़ी गौर से सुन रहा होता है। अब जो तीसरा व्यक्ति होता है इस सिक्के को प्राप्त करने का लालच उसके मन में आ जाता है। वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि किसी तरह से इस सिक्के को प्राप्त कर कर मैं मालामाल हो जाऊं। तभी वो व्यक्ति उस सिक्के को प्राप्त करने के लिए जो षड्यंत्र रचता है वो वाकई डरावना होता है। वो व्यक्ति उस सिक्के को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस सिक्के को प्राप्त करते ही दो हत्याएं हो जाती हैं। और जब इन हत्याओं का खुलासा पुलिस वाले करते हैं तब कोई भी व्यक्ति विश्वास करने को तैयार नहीं होता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश रहे हम सफर। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के नज़दीक एक नहर निकल रही होती है। नहर के समीप एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी होती है। ग्रामीणों की नज़र जब उस डेड बॉडी पर जाती है तो वो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं। स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले बॉडी को कब्जे में लेती है और आसपास छानबीन चालू कर देते हैं, जिससे कि पता लगे कि हत्यारा कौन है और मरने वाला कौन है। पुलिस वालों ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आसपास तलाश किया लेकिन कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा पुलिस वालों को जिससे उस मृतक की पहचान हो पाती और हत्यारों की पहचान हो पाती। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर ये मरने वाला व्यक्ति कौन है और ये वहां कैसे पहुंचा। तभी अगले दिन को उसकी पहचान राजीव गर्ग के रूप में हो जाती है। घर वालों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। घर वालों से पूछा जाता है तो घर वाले बताते हैं कि बुलंदशहर में आरटीओ ऑफिस के सामने ये एक जनसेवा केंद्र चलाते थे और 23 अप्रैल को घर से निकलते हैं और शाम को वापस नहीं आते। फ़ोन भी लगाया जाता है, फ़ोन बराबर स्विच ऑफ चला जाता है। जब ये घर वाले तलाश करते हैं लेकिन कहीं इनका अता पता नहीं लगता और घर वालों से जब पूछताछ की जाती है तो घर वाले एक खुलासा और करते हैं। बताते हैं कि राजीव गर्ग के साथ में संजीव भी साथ में होता है। ये दोनों लोग फूफा और भतीजे होते हैं। ये दोनों लोगों की आरटीओ के ऑफिस के सामने जनसेवा केंद्र की दुकान होती है और उस पे ही ये दोनों काम करते हैं। तभी पुलिस वालों को ये जब बात सुनते हैं तब पुलिस वाले संजीव की तलाश में निकल पड़ते हैं। राजीव गर्ग की जहां बॉडी मिली थी वहां से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर संजीव की बॉडी प्राप्त हो जाती है। दोनों बॉडी को लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दोनों व्यक्ति को धारदार हथियारों से मारने की पोस्टमार्टम में पुष्टि पाई जाती है। पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों की बॉडी घर वालों को सौंप दी। घर वालों का रो रो का बुरा हाल था कि आखिर दोनों को किसने मार दिया। शहर में गांव में एक चर्चा का विषय बन गया था कि एक ही घर में दो व्यक्तियों की हत्या करना एक बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था कि आखिर इनके हत्यारे कौन हैं। घर वालों ने, मोहल्ला बस्ती वालों ने, सभी लोगों ने पुलिस वालों को चेतावनी दी कि अगर एक दिन के अंदर इनके हत्यारों का खुलासा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे। पुलिस वाले जब इन बातों को सुनते हैं तो पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। सोचने लगते हैं अब क्या करा जाए, किस तरह से कातलों तक पहुंचा जाए। तो सबसे पहले पुलिस वाले तफ्तीश बुलंदशहर आरटीओ ऑफिस से ही करते हैं। शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सभी को खंगाला जाता है, बारीकी से सब चेक करा जाता है। लगभग पुलिस के अनुसार 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे लेकिन किसी में कातलों के और उनके चेहरे नहीं आए। तभी संजीव के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल के आधार पर
एक नंबर संदिग्ध पाया जाता है। जब पुलिस वालों ने उस नंबर की सीडीआर निकलवाई और ये जानने की कोशिश की कि ये नंबर किसके नाम रजिस्टर्ड है, तब वो नंबर आरटीओ ऑफिस के नज़दीक एक चाय वाले की टपरी होती है, उस व्यक्ति का पाया जाता है। पुलिस वाले तुरंत उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुला लेते हैं। थाने में जब पूछताछ की जाती है, तो वह बताता है कि जिस रोज़ इससे बात हुई थी, उसी रोज़ संजीव का एक नौकर था, जिसका नाम गौरव था। गौरव ने उसका फ़ोन लिया था और बात करी थी। वो कहता है कि मुझे ये बात नहीं मालूम कि बात किससे करी थी, बहरहाल उसने मुझसे फ़ोन लिया था और किसी से बात की थी। पुलिस वाले तुरंत गौरव की तलाश में जुट जाते। गौरव को पकड़ लिया जाता है। जब गौरव से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताता चला जाता है। दरअसल वो बताता है कि राजीव गर्ग और संजीव की दुकान में ये काम करता था और दोनों एक दिन आपस में बातचीत कर रहे थे। वो बता राजीव गर्ग बता रहा था संजीव को कि मेरे पास ऐसा सिक्का है जो नेपाल की टीम उसे खरीदने आ रही है और उसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ है। जब ये बात सुनता है 1000 करोड़ की, तो गौरव उस सिक्के को प्राप्त करने के लिए साजिशें रचने लगता है। एक दिन वो टपरी पर जाकर उस चाय वाले का फ़ोन लेता है और राजीव गर्ग को फ़ोन करता है। कहता है कि पार्टी कुछ आई है, उस सिक्के के बारे में जानना चाहती हैं। तभी एक्टिवा पे बैठालकर उसे जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ मौजूद पहले से ही उसका दोस्त होता है। दोनों लोग मिलकर राजीव गर्ग की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद गौरव फिर पुनः संजीव को फ़ोन करता है। उनसे कहता है कि राजीव का एक्सीडेंट हो गया है और तुरंत फलानी जगह आ जाइए। तो संजीव तुरंत मौके वारदात पे निकल जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद दोनों लोग उसे भी मार देते हैं। मारने के बाद वो व्यक्ति उस सिक्के को अपने कब्जे में ले लेता है। कब्जे में लेने के बाद फिर उसे पता पड़ता है कि वो सिक्का तो सिर्फ मामूली सिक्का था। वे लोग जो है खाली आपस में ही मजाक कर रहे थे। पुलिस वालों ने दोनों लोगों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों लोगों को जेल भेज दिया। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।